Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 23rd of June 2022, Thursday. Motivation of the day is the best way to get started is to quit talking and begin doing. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1 of Business Standard. Fitment panels no to GST is for 200 items. नेक्स्ट वीक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग शेड्यूल होने वाली है और उस मीटिंग से पहले जो कमेटी ऑफ ऑफिशियल्स है या फिटमेंट पैनल है उसने अप्रॉक्सीमेटली 200 आइटम्स पर जीएसटी की रिडक्शन को लेकर के रिजेक्शन दे दिया है. इट मीन्स जो फिटमेंट पैनल है दैट इज़ नॉट एग्री टू रिड्यूस जीएसटी ऑन 200 goods and services to ease the inflationary burden on consumer. तो कमेटी ऑफ ऑफिशियल्स की एक वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट होता है, वैसे कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी. उस कमेटी में अप्रॉक्सीमेटली 200 गुड्स और सर्विसेज आइडेंटिफाई करी गई थी, जिसमें टेट्रा पैक्स आते हैं फ्रूट्स के, वो भी फ्रूट जूसेस के, वो भी इंक्लूडेड थे. और इन 200 आइटम्स पर कमेटी ऑफ ऑफिशियल्स ने रिकमेंड किया था कि जीएसटी के जो रेट्स हैं वो रिवाइज किए जाएं सिंपली मीन्स रिड्यूस किए जाएं. फिलहाल के लिए फिटमेंट पैनल और कमेटी ने इस पर्टिकुलर प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया. इवन फिटमेंट पैनल also proposes an increase in the GST rates for Tetra Pak from 12% to 18%. जो टेट्रा पैक्स हैं उसमें अभी फ़िलहाल के लिए 12% का जीएसटी लग रहा है. फिटमेंट पैनल ने उसको रिवाइज करके 18% तक इंक्रीज करने की बात कही है. तो फिटमेंट पैनल्स की जो रिकमेंडेशंस हैं उन पर भी उस पर्टिकुलर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में डिस्कशन होगा, जो कि नेक्स्ट वीक शेड्यूल है जून 28 से लेकर के जून 29 तक की. हालांकि इसमें मच अवेटेड डिस्कशन है दैट इज टैक्सिंग वीडीए. वीडीए स्टैंड्स फॉर वर्चुअल डिजिटल असेट्स और क्रिप्टो असेट्स. इस पर डिस्कशन फिलहाल के लिए अभी इस मीटिंग पर नहीं होने वाला. दो ऐसे स्टेट्स हैं हरियाणा और कर्नाटका, उनसे बोला गया है कि आप जो डिजिटल असेट्स हैं या जो क्रिप्टो इकोसिस्टम है या इस तरह के जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके नेचर को स्टडी करिए, उसकी टैक्सेबिलिटी को स्टडी करिए और अपनी रिकमेंडेशन दीजिए. तो फिलहाल के लिए जो अपकमिंग मीटिंग है उसमें वर्चुअल डिजिटल असेट्स और क्रिप्टो असेट्स को लेकर के जो टैक्सेशन इश्यूज़ हैं वो डिस्कस शायद नहीं होंगे. इस बार की जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है वो मोर और लेस इन्हीं 200 आइटम्स को के टैक्सेशन को लेकर के सेंटर्ड रहेगी, जहां पर फिलहाल के लिए फिटमेंट पैनल ने इन पर किसी भी तरह के जीएसटी रिडक्शन को लेकर के मनाही कर दी है. तो अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये फिटमेंट कमेटी या फिटमेंट पैनल क्या है. बेसिकली जीएसटी काउंसिल तो ऑल पावरफुल काउंसिल है जीएसटी रेजिम की, जो कि सारे डिसीजन लेती है जीएसटी से रिलेटेड. और हम सभी जानते हैं इसमें हर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव फाइनेंस मिनिस्टर और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं जीएसटी काउंसिल में. और शेड्यूल्ड मीटिंग होती है. शेड्यूल्ड मीटिंग के ड्यूरेशन में ये सब मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि कैसे जीएसटी के जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा या उनको डिसाइड किया जाएगा. इसी काउंसिल का एक फिटमेंट कमेटी होती है जिसको फिटमेंट पैनल भी बोलते हैं या इसको रेट फिटमेंट कमेटी भी बोला जाता है. तो अप्रॉक्सीमेटली डिफरेंट न्यूज़पेपर पे आप डिफरेंट टर्म्स सुन सकते हैं. तो बेसिकली जो ये कमेटी है इट कंप्राइज ऑफ द रेवेन्यू ऑफिशियल्स फ्रॉम बोथ सेंटर एंड द स्टेट. एंड द वेरी बेसिक पर्पस ऑफ दिस कमेटी, इसका जो पर्पस होता है इस कमेटी का, इस पैनल का, इसका सीधा सीधा पर्पस, ये टास्क ये होता है जस्ट टू evolve a principle and a appropriate methodology to determine the rates for various supplies under GST. तो क्या मेथोडोलॉजी होगी रेट डिसाइड करने के लिए, किस प्रिंसिपल के बेसिस पर किस कमोडिटी का रेट डिसाइड होगा. तो बेसिकली इन सारे इश्यूज़ पर ये फिटमेंट पैनल काम करता है और ये जीएसटी काउंसिल को रिकमेंड करता है कि कितना जीएसटी रेट इंक्रीज होना चाहिए, व्हाट विल शुड बी द मेथोडोलॉजी. और इसके बाद जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है वेदर टू एक्सेप्ट द फिटमेंट पैनल्स रिकमेंडेशन और नॉट. और फिलहाल के लिए इस बार फिटमेंट पैनल ने
जीएसटी रेट में इंक्रीज करने को सजेस्ट किया। 200 आइटम आइडेंटिफाई किए हैं फिटमेंट पैनल ने और उसमें जीएसटी रेट के रिवीजन के लिए रिकमेंडेशन दी है एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में इंक्रीज की ही रिकमेंडेशन दी है। और सबसे जो कॉन्ट्रोवर्शियल आइटम था दैट इज़ द टेट्रा पैक। तो टेट्रा पैक और अदर जो पैकेजिंग आइटम्स है लाइक कार्टन्स, प्लास्टिक बॉटल्स, शैशे, पाउचेस, प्लास्टिक कप्स, उन सब में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, टैक्स यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, टैक्स स्ट्रक्चर में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए फिटमेंट पैनल ने कहा है कि टेट्रा पैक का भी जो टैक्स है वो 12% से बढ़ा करके 18% कर दिया जाना चाहिए। और इसके पीछे आर्ग्यूमेंट जो दिया है फिटमेंट पैनल ने वो ये दिया है कि जो टेट्रा पैक कार्टन्स होते हैं उनकी रीसाइकलिंग जो होती है वो इकोनॉमिकल नहीं होती, प्रॉफिटेबल नहीं होती, डिफ़िकल्ट प्रोसेस होती है एंड दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर टैक्स नीडेड टू बी इंक्रीज। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको लेकर के भी फिटमेंट पैनल ने जीएसटी काउंसिल से पूछा है कि क्लैरिफाई करें कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं अगर वो बैटरी के साथ फिट हैं तो वो कितना % जीएसटी अट्रैक्ट करेंगे, विल दे अट्रैक्ट 5% जीएसटी और मोर। इसके अलावा जो स्पेसिफाइड डिफेंस आइटम हैं अगर वो इंपोर्ट हो रहे हैं स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस फोर्सेस की, जो उसके एंड यूज़र्स हैं, अगर उसकी एंड यूज़र्स डिफेंस फोर्सेस हैं, भले ही उसको प्राइवेट एंटिटीज़ ही क्यों नहीं इंपोर्ट कर रही हों, उन पर आईजीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। तो इस प्रपोजल को भी फिटमेंट पैनल ने जीएसटी काउंसिल के टेबल पर रखा है। इसके अलावा ऐसा भी कहा है फिटमेंट पैनल ने कि अगर प्राइवेट सेक्टर के इंपोर्ट को, मोर स्पेसिफिकली ऐसे इंपोर्ट को जिसका एंड यूज़र डिफेंस फोर्सेस हैं, अगर इसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है आईजीएसटी से, दिस विल बी ease out the availability of the critical defense related items in India। तो इंडिया की सोवरेनिटी को इम्प्रूव करेगा, जो क्रिटिकल डिफेंस आइटम्स हैं उसकी अवेलेबिलिटी हमारे डिफेंस फोर्स में बढ़ाएगा और जो इंडिया की डिफेंस फोर्सेस हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। हालांकि इस एग्जेम्पशन को लेकर के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी डिसाइड करी हैं फिटमेंट पैनल ने। तो ये सारी रिकमेंडेशन इस बार जीएसटी काउंसिल को दी गई हैं। And these are the few items on which Fitment panel has recommended the revision of GST। तो आप देख सकते हैं किस पर एग्जेम्पशन दिया गया और किस पर बोला गया है कि रिवीजन करना है। मोस्ट केसेस में अगर हम देखें तो इंक्रीज का ही रिकमेंडेशन दिया है फिटमेंट पैनल ने। सो लेट्स सी जो अपकमिंग मीटिंग है उसमें जीएसटी काउंसिल किस तरीके से डिसीजन लेती है। इसके अलावा एक इंटरव्यू दिया हुआ है पेज नंबर 4 पे, अगर आप पूरा इंटरव्यू देखना चाहें तो देख सकते हैं। बेसिकली इस इंटरव्यू में मिस्टर विवेक जौहरी जो कि चेयरमैन हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के, सीबीआईसी के, उनका ये कहना है कि जो जीएसटी के जो रीसेंट चेंजेस आए, जीएसटी रूल में जो रीसेंट चेंजेस आए हैं, इंक्लूडिंग द सर्टन कंडीशंस फॉर रिटर्निंग फाइलिंग यूजिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, और बहुत सारे जो चेंजेस किए गए हैं, दैट ऑल विल रीप द रिजल्ट इन फ्यूचर एंड द जीएसटी मॉप अप विल इंक्रीज अप टू अप्रॉक्सीमेटली 1.3 ट्रिलियन। जीएसटी को लेकर के, जीएसटी रिजीम को लेकर के बहुत बार रूल चेंज होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट, फेक रिसीट्स भी देखी गई हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट के लिए डुअल चैलेंज है। कैसा डुअल चैलेंज है? अगर हम जीएसटी काउंसिल को देखें और जीएसटी रिजीम के केस में देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स गवर्नमेंट के लिए डुअल चैलेंजेस है। पहला चैलेंजेस कि जो है फेक इनपुट रिसीट्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिसीव करने के लिए फेक रिसीट्स चल रही हैं, उस सिस्टम को टैकल किया जाए, उसको रिमूव किया जाए। इसके अलावा ज़्यादा कंप्लाइंसेस बंडर भी ना हो, कहीं ना कहीं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको ये ना लगे कि जीएसटी का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है। द कंप्लाइंसेस शुड नॉट बी वेरी मच डिफिकल्ट इन ऑर्डर टू कर्टेल दिस फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीट। तो ये दो चैलेंजेस को इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट को, जीएसटी काउंसिल को टैकल करना है। लेट्स सी गवर्नमेंट कैसे इन दोनों में ट्रेड ऑफ करती है। फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीट्स को रिमूव करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस को ज़्यादा लेंदी करना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, और अगर ज़्यादा लेंदी कर दिया, ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया तो उसका कंप्लायंसेस पर उसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सो लेट्स सी हाउ गवर्नमेंट विल रिएक्ट ऑन दीज टू चैलेंजेस। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 and 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। तो बेसिकली यहाँ पर पेज नंबर 1 और पेज नंबर 4 पर जो दो न्यूज़ दी हुई है उनको हम एक साथ ही कवर करेंगे। देख लेते हैं पहली न्यूज़ क्या है जो कि पेज नंबर 1 पर दी हुई है। रुपी स्लिप्स 31 पैसे ऑन फियर ऑफ फेड स्टीप रेट हाइक। इंडियन रुपी जो है वो कंटिन्यूअसली गिरता ही जा रहा है और कल इंडियन रुपी ने अपने ऑल टाइम फ्रेश लो फिर से रजिस्टर किया। 78.09% से गिर करके इंडियन रुपी 78.39
इंडियन रुपी पर डॉलर तक आ गया। दिस इज द 31 पैसे फॉल इन कंपैरिजन और अगेंस्ट द यूएस डॉलर। और इसका सीधा रीज़न क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिकेट किया कि जो फेडरल रिजर्व है वो इन्फ्लेशन को, यूएस में इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए स्टीप रेट हाइक पर और इंटरेस्ट रेट हाइक या पॉलिसी रेट हाइक पर जा सकता है, जिसकी वजह से जो रिस्क एपेटाइट है, जो रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स हैं या रिस्की वेंचर्स हैं, वहाँ से एफपीआईज और एफआईज में एग्जिट देखने को मिला, जिसकी वजह से जो इंडियन रुपी में ये फॉल, स्टीप फॉल एकदम से हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। और यही हमें इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट में भी सेम पैटर्न देखने को मिला। सेंसेक्स 1.35% तक फॉल हुआ और निफ्टी में भी अप्रॉक्सीमेटली 1.44% का फॉल देखा गया बिटवीन द ट्रेडिंग सेशंस। और अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआईज की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2920 करोड़ के वर्थ के जो शेयर्स हैं वो सोल्ड कर दिए किसने, एफपीआईज ने। और जिसकी वजह से जो टोटल मंथ की सेलिंग रही वो अप्रॉक्सीमेटली 35,000 करोड़ तक पहुंच गई। और इसी वजह से जो इंडियन रुपी है वो कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है, क्योंकि अगर वो सेल कर रहे हैं एफपीआई से, अगर सेलिंग कर रहे हैं तो उसमें जो सप्लाई है इंडियन रुपी की वो इंक्रीज़ हो रही है। और सप्लाई अगर इंक्रीज़ हो रही है, डॉलर की अवेलेबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो लाइफ की सिचुएशन, अगर आपकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, आपकी सप्लाई ज़्यादा है, तो आपकी वैल्यू कम होगी। सेम हैपन विद द करेंसी मार्केट, शेयर मार्केट एज वेल। तो जिस तरीके से एफपीआई सेलिंग हो रही है, इंडियन मार्केट में, करेंसी मार्केट में इंडियन रुपी की जो अवेलेबिलिटी है, जो सप्लाई है, वो पंप इन होती जा रही है और जिसकी वजह से वैल्यू कंटिन्यूसली गिरती जा रही है। और आरबीआई बार बार इंटरवेंशंस भी कर रही है, डॉलर सेल कर रही है इन ऑर्डर टू सक आउट द एक्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी। बट उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है हमें करेंसी मार्केट पर नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं दे आर मोर अफेक्टेड बाय द डिसीजंस और द पॉस्चर ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व। और उसकी वजह से रिस्क एपिटाइट रिड्यूस हो रही है कंटिन्यूसली। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं दे आर सेलिंग आउट ऑफ द इंडियन मार्केट। तो रुपी में फॉल देखने को मिला है, इक्विटी बेंचमार्क इंडाइसेस फॉल कर रहे हैं। दूसरी साइड फेडरल रिजर्व जो है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि दे विल गो फॉर रेट हाइक, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ऑल दिस सिचुएशन आर नॉट गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द pandemic crisis. So this is the performance by other Asian currencies. सबसे ज़्यादा जो फॉल है वो थाईलैंड और फिलीपींस की करेंसीज में देखने को मिला। इंडिया थर्ड पोजीशन पर है, इसके बाद ताइवान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और चाइना की करेंसीज में भी सिमिलर इम्पैक्ट हमें देखने को मिला बिकॉज ऑफ द यूएस फेडरल पोटेंशियल पॉस्चर एंड इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। एंड दिस इज द परफॉर्मेंस बाय निफ्टी 50 and increasing Brent prices. Although irrespective of all these doldrum situation, ये सारे सिचुएशन के बावजूद भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कल ब्रिक्स की बिजनेस फोरम, वर्चुअल बिजनेस फोरम को एड्रेस करते हुए इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है उस पर अपना कॉन्फिडेंस रजिस्टर किया और बोला कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है स्पेशली इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में वो अप्रॉक्सीमेटली 7.5% तक रहेगी। हम सभी को पता है ब्रिक्स की जो समिट है वो शुरू हो गई है। आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में ब्रिक्स का फुल फॉर्म लिख करके बताइए। और उसका इनाग्रेशन सेशन था, या हम बोल सकते हैं वर्चुअल, बेसिकली ये वर्चुअल समिट है, वो चल रही है। मीटिंग, फिजिकल मीटिंग्स या फिजिकल समिट्स नहीं होंगी। और उसी मीटिंग में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस शो किया इंडियन इकॉनमी में कि इंडियन इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू द अदर काउंटर पार्ट नेशंस और अदर काउंटर पार्ट कंट्रीज, एंड वी आर टोटली प्रिपेयर टू फेस ऑल शॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल एज वेल एज द इकोनॉमिक क्राइसिस। और इसकी वजह से जो इंडियन इकॉनमी वो अप्रॉक्सीमेटली 7.5% के रेट से ग्रो करेगी फाइनेंशियल ईयर 23 में। और अगर हम इस न्यूज़ पर जाएं तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम a real GDP growth projection has been given by the government for this current fiscal year. हालांकि आप कह सकते हैं बजट में, तो बजट में गवर्नमेंट ने नॉमिनल जीडीपी प्रोजेक्शंस दिए थे, नॉमिनल जीडीपी फिगर दिए थे। रियल जीडीपी को लेकर के पहली बार गवर्नमेंट ने, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, सिंपली मीन्स गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन है, गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम 7.5% का प्रोजेक्शन दिया है।
माय डियर स्टूडेंट, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन है। आरबीआई का जो इस बार का प्रोजेक्शन है रियल जीडीपी को लेकर के, दैट इज 7.2%। हालांकि गवर्नमेंट का जो 7.5% का प्रोजेक्शन है, दिस इज इन लाइन विद द वर्ल्ड बैंक फोरकास्ट बट लोअर देन द आईएमएफ। तो एक रेंज पिकअप कर ली है गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के फोरकास्ट के इक्विवेलेंट, और आईएमएफ का जो फोरकास्ट है इंडियन इकोनॉमी को लेकर के, उससे थोड़ा सा लो है। तो आईएमएफ के कंपैरिजन में बुलिश प्रोजेक्शन है हमारी गवर्नमेंट का। लो लेट्स सी कितना एक्चुअल में इंडियन इकोनॉमी रियल जीडीपी के टर्म्स में अचीव करती है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। एमपीसी मेंबर्स इंडिकेट मोर रेट हाइक्स। तो जिस तरीके से अभी फिलहाल के लिए डब्ल्यूपीआई और सीपीआई की सिचुएशन चल रही है, अभी भी बहुत ज़्यादा ईज आउट देखने को नहीं मिल रहा है दोनों ही इन्फ्लेशन के इंडिकेटर्स में। उसके बाद से ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, वो फिर से इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकती है आगे आने वाले महीनों में, जस्ट टू टैकल द इन्फ्लेशन। सो जून की मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग पब्लिश हुए हैं और उसमें एमपीसी ने इंडिकेट किया है कि एमपीसी फिर से इंटरेस्ट रेट या पॉलिसी रेट को इंक्रीज कर सकती है। और हम सभी जानते हैं रिसेंटली मई की ऑफ साइकिल मीटिंग में और जून की शेड्यूल मीटिंग में अप्रॉक्सीमेटली 90 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट, पॉलिसी रेपो रेट इंक्रीज़ किया है आरबीआई ने, जो कि अब करंटली 4.9% हो चुका है। और इसका रीज़न क्या था? सिंपली जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन थी वो आरबीआई की टॉलरेंस, अपर टॉलरेंस लिमिट से ज़्यादा थी। तो फिलहाल के लिए आरबीआई ने क्लियरली इंडिकेट किया कि इन ऑर्डर टू टैकल द इन्फ्लेशन आरबीआई मे फर्दर गो फॉर इंक्रीज ऑफ रेपो रेट, क्योंकि अभी आरबीआई के लिए इन्फ्लेशन जो है वो प्राइमरी मैंडेट है। और जो आरबीआई टारगेट सेट कर रही है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए अप्रॉक्सीमेटली 4% का सीपीआई आरबीआई चाहती है। तो उसको देखते हुए ये क्लियर है कि अभी फिलहाल आरबीआई जो है वो और पॉलिसी रेट हाइक पर जाएंगे। दीज आर द ओपिनियन बाय अवर आरबीआई गवर्नर एंड आरबीआई डिप्टी गवर्नर। हालांकि आरबीआई ने ये भी क्लियर कर दिया है कि बहुत ज़्यादा हम पॉलिसी टाइटनिंग या ओवर टाइटनिंग पर नहीं जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट करना है। हमारा पर्पस ओवर टाइटनिंग नहीं है, बट इन्फ्लेशन जिस तरीके से इकोनॉमी में बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए दोबारा पॉलिसी रेट हाइक और इंटरेस्ट रेट हाइक बहुत ज़रूरी है। सो फाइनेंशियल ईयर 24 का जो टारगेट है कि 4% इन्फ्लेशन चाहिए, तो उसको अगर अचीव करना है तो बीच में 2-3 बार और पॉलिसी रेट हाइक पर जाना पड़ सकता है अगर सीपीआई ईज आउट नहीं हुई। आप देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। गूगल वार्न्स अगेंस्ट शेयरिंग ऑफ सिटीजन्स डेटा। जो गूगल्स के जो चीफ प्राइवेसी ऑफिसर हैं, उन्होंने पॉलिसी मेकर्स और गवर्नमेंट को वार्न किया है कि बार बार अगर आप यूजर्स और सिटीजन का डेटा मांगेंगे, लार्ज स्केल डेटा, in that case it will hamper the user's privacy. So pointing to research that shows data sets lose their anonymity if shared consistently over the time. तो जो अथॉरिटीज़, रेगुलेटरी बॉडीज़, गवर्नमेंट जो कभी कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया कंपनी से जो डेटा, कंज्यूमर का डेटा मांगती हैं उसको लेकर के, और स्पेसिफिक कंज्यूमर का डेटा मांगती हैं रिलेटेड टू कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स और बहुत सारी चीज़ें, तो उसको लेकर के जो गूगल के चीफ प्राइवेसी ऑफिसर हैं उनका ये कहना है कि बार बार इस तरह के डायरेक्शन में मूव करना ये अच्छा नहीं है इंडियन इकोनॉमी के लिए। इट विल हैम्पर द यूजर्स प्राइवेसी, और अगर यूज़र की प्राइवेसी हैम्पर कर रही है बार बार, तो कहीं ना कहीं यूज़र का जो कॉन्फिडेंस है उस पर्टिकुलर कंपनी पर, सोशल मीडिया कंपनी पर, वो भी डिक्रीज होगा। एनोनिमाइजेशन इज अ टेक्निक दैट रिमूव और मॉडिफाइड्स पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन एंड रिजल्टिंग इन डेटा दैट कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद वन एनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी। और ये जो गूगल का जो ओपिनियन आया है, जो गूगल के जो चीफ प्राइवेसी ऑफिसर ने ये बोला, ये बेसिकली जो रीसेंट गवर्नमेंट के डिसीजंस रहे हैं प्राइवेसी को लेकर के, जो गवर्नमेंट ने जिस तरह से ऑर्डर इशू किए उसको लेकर के भी है, और जो अभी आगे आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नए रूल्स, नए ड्राफ्ट फ्रेमवर्क पर गवर्नमेंट काम कर रही है। उस ड्राफ्ट फ्रेमवर्क में एक प्रोविज़न डाला है गवर्नमेंट ने। क्या प्रोविज़न है? उसमें गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो नॉन पर्सनल और अनोनिमस डेटा है सोशल मीडिया कंपनीज के पास, जो नॉन पर्सनल और अनोनिमस डेटा है, दैट शुड बी अवेलेबल टू द गवर्नमेंट, दैट शुड बी अवेलेबल टू द प्राइवेट प्लेयर। फॉर व्हाट?
फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन पर्पस। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो डेटा नॉन पर्सनल है, जिससे प्रिवेसी हैम्पर नहीं होती, उस तरह के डेटा को इस तरह के सोशल मीडिया कंपनीज को गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स दोनों के ही साथ सेफली शेयर करना चाहिए। दोनों ही एंटिटीज, प्राइवेट और एज वेल एज गवर्नमेंट, कैन सेफली एसेस दिस नॉन पर्सनल और एनोनिमस डेटा जस्ट टू इम्प्रूव द रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम इन इंडिया। हालांकि डेटा के मोनेटाइजेशन को लेकर के इस नए ड्राफ्ट में अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं कहा गया, और इसी ड्राफ्ट को लेकर के जो गूगल के जो प्रिवेसी ऑफिसर हैं उन्होंने वार्न किया है कि अगर इस तरीके से बार बार डेटा ब्रीचिंग होगी या गवर्नमेंट इस तरह के डायरेक्शंस देगी या इस तरह के प्रोविजंस लाएगी इनटू अपकमिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट विल हैम्पर द यूजर कॉन्फिडेंस इनटू दैट पर्टिकुलर platform. So anonymous tend to be means different things in different context. And we need to be thoughtful and deliberate about how we define this anonymous data. जो गवर्नमेंट ने बोला कि नॉन पर्सनल और अनोनिमस डेटा आप शेयर कर सकते हैं, तो इसकी डेफिनेशन को लेकर के भी क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। हालांकि गूगल इस चीज़ पर रेडी फिलहाल के लिए नहीं है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। कैट डाउन टू 1.5% ऑफ Q4 GDP। कैट स्टैंड फॉर करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। व्हेन वी कॉल इट डेफिसिट, व्हेन इम्पोर्ट्स एक्सीड द export, we call this situation deficit. When export exceeds the import, we call this situation surplus. तो अगर हमारे import ज़्यादा हो रहे हैं तो वो deficit होगा, अगर हमारे export ज़्यादा हो रहे हैं तो वो surplus की situation होगी, और इसी को बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। इस डेफिसिट सिचुएशन को बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। तो अगर कैट की बात करें, सो कैट डिक्रीज सीक्वेंशली to approximately $13.4 billion, approximately 1.5% of GDP into the Q4 of financial year 22। तो फाइनेंशियल Q4 का, यानी हम देखें तो जैन से लेकर के अप्रॉक्सीमेटली मार्च तक का जो डेटा है वो पब्लिश हुआ, और उस डेटा के अकॉर्डिंग जो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सीक्वेंसली डिक्रीज हुआ है अप टू 1.5% ऑफ GDP और $13.4 बिलियन इन टर्म्स ऑफ क्वांटम, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। एंड इफ यू रिमेंबर, हमने थर्ड क्वार्टर का डेटा भी डिस्कस किया था। थर्ड क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली $22.2% का सीक्वेंशियल फॉल देखने को मिला था इनटू द कैट, या हम बोले अप्रॉक्सीमेटली 2.2% ऑफ GDP जो कैट था वो फॉल किया था Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 में। सेम ट्रेंड हमें Q4 में भी देखने को मिला, बट जो एक्सटेंट था, डिग्री था फॉल का, वो कम, दैट वाज ओनली 1.5%। और जो ये Q4 में फॉल देखने को मिल रहा है, इसका सीधा रीज़न है, बोलेंगे इसके रीजंस क्या थे, तो मॉडरेशन इन ट्रेड डेफिसिट and lower net outgo on primary income. So Reserve Bank of India के एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग these were the two reason जिसकी वजह से हमें Q4 में जो ट्रेड है वो हमारा कम हुआ, और जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं ट्रेड डेफिसिट हमारा कम हुआ, जिसकी वजह से हमें ये कैड में ये कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। द करंट अकाउंट वॉज डेफिसिट टू द ट्यून ऑफ $8.1 बिलियन, दैट इज़ 1% ऑफ GDP अ ईयर अगो। और अगर इसी डेटा को, ये Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 का डेटा है, और इसी डेटा को अगर पिछले साल से कंपेयर करें, यानी Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21, तो उस समय जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ GDP था, और Q4 में 1.5% ऑफ GDP। तो हमारा ट्रेड डेफिसिट नैरो डाउन हुआ है, जिसकी वजह से Q4 में ये रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं एज पर RBI। And this is the India's balance of payment trajectory, trade deficit, current account deficit, and foreign exchange in different quarters of financial year 22, Q1, Q4 of financial year 21 and Q4 of financial year 22, and overall financial year 21 and 22 में क्या परफॉर्मेंस रही इंडिया की इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। RBI mulls domestic processing of transactions amid Ukraine war. So Reserve Bank of India is basically contemplating mandating domestic processing of payment transaction in order to ring fence the country's domestic payment system। तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से RBI बहुत सारे डिसीजंस ले रही जस्ट टू सेव द इंडियन इकोनॉमी, और फिलहाल के लिए RBI इज ट्राइंग और इज थिंकिंग टू मैंडेट द डोमेस्टिक प्रोसेसिंग ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू रिंग फेंस द कंट्रीज डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम। क्योंकि जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल रिस्क
इंक्रीज हो रहे हैं, कंट्री के डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम को सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रशिया पे जिस तरीके से सैंक्शन लग रहे हैं उसके बाद से कार्ड जो नेटवर्क ट्रांजैक्शन है, ग्लोबल कार्ड नेटवर्क जो है वो स्टॉप हो चुका है ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए। सेंट्रल बैंक ग्लोबली हैव स्टार्टेड मेकिंग एफर्ट्स टू रिंग फेंस देयर डोमेस्टिक सिस्टम, और ऐसा सिर्फ इंडिया के साथ में नहीं है, अदर कंट्रीज जो है उन्होंने भी अपने डोमेस्टिक सिस्टम को रिंग फेंसिंग या उसको सिक्योर करना स्टार्ट कर दी। दे आर आस्किंग इंटरनेशनल कार्ड नेटवर्क टू कनेक्ट टू द लोकल नेशनल स्विचेस इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज फॉर द प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस। और इसके लिए चाइना ने ऑलरेडी चाइना यूनियन पे जैसी सर्विसेज स्टार्ट करी हैं। सऊदी अरेबिया ने भी माडा सिस्टम स्टार्ट किया है जस्ट टू इंश्योर दैट देयर डोमेस्टिक payment system should not collapse because of the geopolitical risk that has been arised by Russia-Ukraine crisis and due to the global card network stoppage। और ये अपने आरबीआई ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में पब्लिश किया कि जैसा चाइना, सऊदी अरेबिया और ओमान जैसे कंट्रीज़ कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक सिस्टम को रिंग फेंस सिक्योर करने के लिए, कि जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से इंडिया का जो खुद का डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम है वो कोलैप्स ना करे। ये अपने विजन में पब्लिश किया, विजन डॉक्यूमेंट में। बहुत जल्दी आरबीआई इस पर कोई डिसीजन ले सकता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। 18% गॉट री इन्फेक्टेड विद कोविड इन लास्ट 6 मंथ सर्वे। तो जब भी रिसेंट सर्वे हुआ है और उसके बाद से ये पता चल रहा है कि डेली इंडिया में जो कोविड के केसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। अभी रिसेंटली 12,000 केसेस आए हैं पर डे के हिसाब से इंडिया केस जो है वो कोविड के फेस कर रहा है। और इस सर्वे के अकॉर्डिंग जो ऐसे सिटीजन है, मोस्ट ऑफ द सिटीजन जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड थे, उन्होंने री इन्फेक्शन कैप्चर किया, और जो दोबारा इन्फेक्शन हो दैट इज मोर सीवियर इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन। और जो री इन्फेक्शन हो रहा है मोर और लेस ओमिक्रॉन वेरिएंट से ही हो रहा है, एंड दैट इज पर्सिस्टेंट कंजेशन, चेस्ट पेन एंड हाई एंड पर्सिस्टेंट फीवर। तो कोविड के केसेस इंडिया में फिर से बढ़ने शुरू हो चुके हैं, एंड दैट्स अ इंडिकेशन फॉर द गवर्नमेंट टू बी प्रिपेयर ऑन दिस फ्रंट एज वेल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इकोनॉमी हैज़ कोलैप्स, अनेबल टू बाई ऑयल, श्रीलंका पीएम। सो फाइनली श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में बोल दिया है कि जो श्रीलंकन इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर चुकी है आफ्टर द मंथ ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी। उनके पास फूड, फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी के बिल पेमेंट के लिए भी सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। दे आर फेसिंग अ वेरी सीरियस सिचुएशन बियॉन्ड द शॉर्टेज ऑफ फ्यूल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड फूड। तो इकॉनमी पूरी कोलैप्स कर गई है। पार्लियामेंट में फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन को वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया, और इसी के लिए श्रीलंका इज़ नाउ प्लानिंग फॉर द डोनर कॉन्फ्रेंस विद चाइना, इंडिया एंड जापान। और जहाँ पर श्रीलंका जो है वो इन तीनों ही कंट्रीज से कुछ फॉरेन एक्सचेंज असिस्टेंस मांगेगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वे आउट to solve its worsening economic crisis। तो डोनर कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज करी जा रही है just to get the certain foreign assistance in case of supply of the essential commodities and essential goods। So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.